जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कल आपके पेपर फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि अनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल भैया, अच्छा प्रश्न है क्योंकि अनुवांशिक और पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। तो अनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला दे रखा है कि विकास के कुछ पहलू अनुवांशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। दूसरा है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है या निर्धारित की जाती है। तीसरा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। चौथा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल, कि विकास के कुछ पहलू अनुवांशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, कहा गया है कि कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पहला, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा है कि बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चौथा है कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, कि सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, नहीं की बात की जा रही, तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये चीजें। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे डैश दिया गया है कि के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा कि यह समय बिताने का एक सुखद जो है तरीका होता है। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गद्य रूप में सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, गंभीर रूप से। बिल्कुल सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कट गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? दूसरा है कि सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? बिल्कुल, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा कि ये बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करने वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे कि विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, परीक्षा से पहले दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह एक साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल दोस्तों, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं एक जीवन है? शिक्षा क्या है? स्वयं क्या है? एक जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। जीवन सच्चा शिक्षक होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब बताना है आपको कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं है, ये जीवन है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब को स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को क्या करती है? प्रतिबिंबित करती है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भैया अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कहा गया है कि कोलर वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग की समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत प्रशिक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है और उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने
स्क्रीन पे कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है कि उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। चौथा है कि उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ है कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है? स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि उभयलिंगी की बात की जा रही है कि में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का क्या होता है? समायोजन होता है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे और इसमें पूछा गया है कि कहा गया कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। पहला मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति या ट्यूशन। तो बिल्कुल यहाँ पे बात की जा रही है कि बच्चे एक को छोड़ के अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, ट्यूशन। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने इसमें पूछा गया कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो मानकीकृत प्रशिक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए एक क्या है? पक्षपाती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, पहला ऑप्शन दे रखा है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। दूसरा है कि बच्चों के सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षा रणनीति का चयन करने में। तीसरा है कि आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। चौथा है कि बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करके। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए मूल्यांकन का उपयोग जो है करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने। सभी प्रश्न दोस्तों कहें तो महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जिन भाई बहनों का कल पेपर है तो उनके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? बिल्कुल, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। आगे है कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो नहीं है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। जहाँ पे बच्चों को चिन्हित करने की बात आ जाए, उनको रैंकिंग या ग्रेडिंग करने की बात आ जाए तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव ऑप्शन आपके इसी में दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने और इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया यहाँ पे कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। दूसरा है कि उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तीसरा है कि उनके प्रति स्नेही होने के नाते। चौथा है कि उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर निर्भर करता है। चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है कि कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। दूसरा है कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक को पालन करवाना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय दे। महत्वपूर्ण है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते। बिल्कुल, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सके।
तो जहाँ पे बच्चों को प्रमुखता दी जाए, बच्चों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट समझा जाए या बच्चों के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए, वो प्रश्न का राइट जवाब होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल, कक्षा में बच्चे को प्रेरित समझा जाएगा। बच्चे अगर वहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, वे अपने स्पष्टीकरण या अपने प्रश्न के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर जवाब मांगते हैं शिक्षक से, तो वो बिल्कुल प्रेरित समझा जाएगा उन बच्चों को। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। बिल्कुल, पहला है कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, दूसरा है कि चुप्पी साधे रहने के लिए, तीसरा है कि शिक्षकों को निर्देश देने में, चौथा है कि बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए इसमें रट कर याद करने की बात आ जा रही है और जहाँ पे शिक्षक केंद्रित बात हो वो बिल्कुल निगेटिव तक काट दीजिए तुरंत। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। चुप्पी साधे रहना, बच्चा जहाँ पे चुप्पी साधे हुआ मतलब बच्चा क्या है, निष्क्रिय है, तो बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव आपको करना है। बिल्कुल भैया, इसी तरीके से कल जब आपका पेपर आपके सामने आएगा तो उसमें आपको पढ़ना, सभी प्रश्न को बाकायदे पढ़ना और उसमें जो उपयुक्त प्रश्न हो, प्रश्न के जवाब हो या सबसे महत्वपूर्ण समझिएगा उसी को टिक करिएगा। बिल्कुल, और एग्जाम में दोस्तों एक बार आप टिक करने के बाद अगर आप किसी प्रश्न को तुरंत आप पढ़ें और जो आपके जहन में जो आंसर आ जाए अगर उसको आप टिक कर दीजिए तो फिर वही आप गोला करिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप करते क्या है, उसको न गोला करके दूसरे को गोला कर देते हैं, तो आपका सही जवाब होते हुए भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चलिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, पहला है कि गणितीय अवधारणाओं को समझना, बी है कि गणितीय भाषा का विकास, तीसरा है कि गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता या तर्क कौशल का विकास। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे सबसे उपयुक्त विकल्प जो होगा इस प्रश्न का कि गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट जवाब है। चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे पूछा गया कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रमण किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहला है यहाँ पे कि चित्र बनाना, दूसरा है कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, तीसरा है कि अनुभव प्रदान करना, चौथा है कि भाषा के माध्यम से समझना। तो यहाँ पे किस तरीके, पहले भाषा के माध्यम से समझना होगा कि या अनुभव प्रदान करना या चित्र बनाना, तो कहाँ से शुरुआत होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अनुभव प्रदान करने की बात की जा रही है। बिल्कुल, पहले ऑप्शन पे आपका पहले नंबर पे क्या आएगा, ए आएगा, तीसरा वाला। उसके बाद चौथा, भाषा के माध्यम से क्या करना, उस चीज को भाषा के माध्यम से समझना, सेकंड के स्थान पे ये चीज आएंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा चित्र बनाना तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई है। यहाँ पे बच्चा है वो दो संख्याएं घटाया है इसमें से, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। बिल्कुल, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, या बच्चे 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न के आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रश्न का राइट जवाब पहला है कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में जो गलत अवधारणा है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे दोस्तों जो बच्चा है उसको यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर चीज घटा लिया है और यहाँ ऊपर से नीचे घटा लिया है। ठीक है, तो उसको स्थानीय मान की जानकारी नहीं है, इस कारण ऐसी गलती जो है बच्चा कर रहा है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने,
और इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है यहाँ पे कि शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करना। दूसरा है कि शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। तीसरा है कि प्रगति रिपोर्ट का विकास करना। चौथा है कि बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करना। तो सबसे पहला इसमें से कौन सा होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे जो दूसरे नंबर पर दिया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और शिक्षा अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका क्या करना, संगठन करना। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, पहले स्थान पे आएगा। उसके बाद शिक्षण अधिगम के साथ क्या करना, एकीकृत आकलन करना। तो बिल्कुल इसके बाद क्या आ जाएगा, दूसरा। अब जिस ऑप्शन में आपको पहला और दूसरा नजर आ जाए तो बिल्कुल वो राइट जवाब होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, और यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि रोमन अंक का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? पहला है कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। दूसरा है कि रोमन अंक को याद करना मुश्किल है। तीसरा है कि रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। चौथा है कि बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता है, इसलिए अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है और आपकी कल की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, अशिक्षित जो दुकानदार है दोस्तों उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी हैं, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में भी शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा की जानी चाहिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, इसे पूछा गया गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। दूसरा है कि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षण में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। तीसरा है कि बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाले कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। चौथा है कि वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो दोस्तों बच्चों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना बिल्कुल गलत है, नेगेटिव जवाब हो जाएगा दोस्तों। परीक्षाओं के लिए उनको तैयार करना या उस शिक्षा के लिए पढ़ाना या उनको व्यवसाय के लिए पढ़ाना, ये सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाली कक्षावार दक्षता कौशल को क्या करना, परिभाषित करना। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? पहला है कि शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना। तो इसमें से कौन सा कार्य एक गतिविधि के रूप में किया जा रहा है? बिल्कुल बच्चों का अन्वेषण में लगना, तो ये क्या है, एक प्रकार से गतिविधि कार्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया कि एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल पहला है कि बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। तीसरा है कि बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। और वहीं चौथा है ऑप्शन कि बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे, और इसमें पूछा गया है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है।
दूसरा है कि आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। तीसरा है कि हर कोई गणित सीख सकता है। चौथा है कि गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा कि हर कोई क्या है, गणित को सीख सकता है। तो सत्य कथन की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया है कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे आपके आयत, वर्ग, इन सब के चित्र, समांतर चतुर्भुज के चित्र यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों। इसमें बताना है कौन सा ठीक नहीं है। सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ऑप्शन 1 है। और दूसरा है कि इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसमें से एक क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, इनमें से 2 आयत हैं। तो इस प्रश्न में बताया गया है कि कथन ठीक नहीं है। बिल्कुल इसमें से एक क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो यही कथन बिल्कुल सही नहीं है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, कहा गया है कि 7.1 गुणे 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें कहा गया इसमें से भाग देने पर सबसे अच्छा अनुमान क्या लगेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर इसका सेकंड होगा। बिल्कुल यहाँ पे ए इसका राइट जवाब होगा। अनुमान लगाना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, बस इसमें आपको सेम टू सेम चीज़ें हैं वही कर देना है। यही अनुमानित वैल्यू होगी, इसकी अनुमानित मान यही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे एक आकृति आपके सामने दी गई है। कहा गया है कि इसको मोड़ कर बनाया जा सकता है। इस आकृति को अगर हम मोड़ देते हैं तो फिर किस तरीके की आकृति आपको यहाँ पे बनी हुई नजर आएगी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि बिल्कुल इस तरीके की आकृति जो है इसके मोड़ने पे बनेगी। चले हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, भारत में बिहार के सापेक्ष है। कहा गया कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। बिल्कुल बिहार के सापेक्ष पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बता दें आप सभी को कि बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में है, वहीं गोवा की बात करें तो गोवा दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। बिल्कुल पहला है कि सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों में वृद्धि। सतह क्षेत्रफल और लेकिन तापमान घटता है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जब कमी होती है तब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी होती है भैया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय पाठचर्चा फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा कि एनसीएफ 1975। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पूछा गया है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती करने का जो रिवाज है वो है। चलिए भैया हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या उपयुक्त सभी। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। पहला है कि ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। बिल्कुल ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। तीसरा है कि ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। चौथा है कि ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं, इसलिए रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। तो चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, और इस प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पे कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सहायक उपयुक्त रणनीति होगी। बिल्कुल कक्षा में बहस आयोजित करना,
समूह चर्चा, पोस्टर बनाना या बच्चों को एक पौधे अपनाने और पोषित करने में मदद करना। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा भैया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कल जिन भाई बहनों दोस्तों का परीक्षा है उनको एक बार बेस्ट ऑफ लक, और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक बार फिर से कहूँगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया कि आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बातचीत करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की, और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण यहाँ से कौन सा था? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण या मानववादी? तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा, अन्वेषण दृष्टिकोण। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, और यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने कहा गया कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम साधन है क्योंकि? समुदाय क्या है? एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम साधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। अब बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। बिल्कुल यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा कि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का क्या करते हैं? अवसर। जहाँ पे बच्चों को मौका देने के बाद बच्चों को दोस्तों प्रमुखता दीजिएगा आप प्रश्न में, ठीक है। बच्चा जहाँ पे हर एक जगह बच्चा सही होगा, बच्चे को बिल्कुल भी गलत नहीं समझना है। जहाँ पे बच्चे को मौका देने की बात आ जाए या उसे अवसर देने की बात आ जाए, उस प्रश्न के ऑप्शन को बिल्कुल दोस्तों प्रियॉरिटी दीजिएगा, वही आपका राइट जवाब होगा। चलते हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्य चर्चा से बाहर जाना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र का कारण बन सकता है यदि यह डैश एकीकृत, समावेशी, विषयगत या उपयुक्त सभी। बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, एकीकृत हो, समावेशी हो और विषयगत हो। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत, या ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने यहाँ पूछा गया है कि बाला क्या है? बाला का पूरा रूप क्या है? यहाँ पे बाला का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो अधिगम सहायक के रूप में वेल्डिंग एज लर्निंग असिस्टेंट, ठीक है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने यहाँ पूछा गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़बद्ध धारणा है, अंधविश्वास। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक रूढ़बद्ध धारणा है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर, बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश, या कक्षा में लिखित आकलन। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश। देखिए प्रिंट समृद्ध प्रवेश की अगर बात आ जाए तो ये क्या एक प्रकार से पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, तो इसका इस्तेमाल मतलब पॉजिटिव प्रश्न है, तो प्रिंट समृद्ध प्रवेश दिखा तो सबसे अधिक जरूरी या महत्वपूर्ण आंसर होगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि डैश कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए,
या बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो इसका निहितार्थ यह है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का क्या किया जाए, यहाँ पे उचित प्रयोग किया जाए। चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को, या बाल साहित्य को। तो बिल्कुल भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। और लेव वर्गोस्की दोस्तों जब भी बात आए सामाजिक अंतःक्रिया, तो यहाँ पे लेव वर्गोस्की जो है दोस्तों इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हीं का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चे की भाषा संबंधित सहज रचना व्यक्ति के बढ़ने के अवसर दें। बिल्कुल यहाँ पे अवसर देने की बात आ जाए तो बिल्कुल आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत जवाब को सही करिए, आगे बढ़िए। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो सबसे अच्छे तरीके की यहाँ पे बात की जा रही है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो बिल्कुल वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, या शब्दों को या वाक्यों को की क्या कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, और दोस्तों यहाँ पूछा गया कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। यहाँ पे किस सवाल को आप सबसे कमजोर मानते हैं। केशव सबसे क्या कहता होगा कि कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। तीसरा है कि अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। चौथा है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। बिल्कुल दोस्तों सबसे कमजोर प्रश्न यही है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है कि बच्चे की भाषा प्रगति के अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चे की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। तो आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है कि बच्चों की भाषा की प्रगति अभिभावकों और शिक्षकों को बताना। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा।